अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुस्तजाब हैदर, आपका फ़िज़िक्स टीचर। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 10 और आज चैप्टर नंबर 10 में हम फाइबर ऑप्टिक्स के प्रिंसिपल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं कि वो कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिसकी बुनियाद पे हमारी लाइट जो है वो ऑप्टिकल फाइबर्स में ट्रैवल करते हुए एक एंड से दूसरे एंड की तरफ चली जाती है। तो चलें स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की तरफ और लेक्चर का आगाज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने देखा कि ऑप्टिकल फाइबर बेसिकली क्या है। एक बहुत ही बारीक थिन ग्लास की वायर है जिसमें से हम लाइट को एक जगह से दूसरी जगह भिजवाते हैं और बेसिकली हमारा डाटा जो है वो लाइट एक जगह से लेके दूसरी जगह पहुंच जाती है। तो अब स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये है कि लाइट एक जगह से दूसरी जगह एक ऑप्टिकल फाइबर में जाती किस तरह से है, क्योंकि जब ऑप्टिकल फाइबर की हम लोग बात करते हैं तो एक थिन वायर है और वायर के अंदर तो बेंड्स भी आ सकते हैं और हम तो जानते हैं कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। तो फिर अगर बेंड्स आ जाएं तो फिर वो किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह हमारी लाइट को लेके जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो प्रिंसिपल देख लेते हैं कि प्रिंसिपल हमारे पास क्या है। कि द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, जो लाइट हमने प्रोपोगेट करवानी है उसको ऑप्टिकल फाइबर के अंदर रहना चाहिए। वो ऑप्टिकल फाइबर से अगर बाहर निकल जाएगी तो हमारा डाटा वेस्ट हो जाएगा, डाटा ज़ाया हो जाएगा। इसलिए स्टूडेंट्स, जो इसका प्रिंसिपल है वो बेसिकली ये है, यही है। द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, द प्रोपोगेशन of light in an optical fiber requires that the light should be totally confined within the fiber। यानी स्टूडेंट्स, हमारी जो लाइट है उसको फाइबर में से, ऑप्टिकल फाइबर में से बाहर नहीं निकलना चाहिए, उसको उसके अंदर ही रहना चाहिए। इसलिए हम कह रहे हैं कि इट शुड बी टोटली कन्फाइंड विद इन द फाइबर। अगर लाइट जो है उसमें से बाहर निकल गई तो बाहर निकलने का मतलब ये होता है कि सिग्नल हमारा ज़ाया हो गया। तो स्टूडेंट्स, फिर ये काम हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो इसके दो मेथड्स हैं। पहला जो मेथड है हमारे पास स्टूडेंट्स वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और स्टूडेंट्स, जो दूसरा मेथड है हमारे पास वो है कंटिन्यूअस रिफ्रैक्शन। यानी अगर हमसे कोई पूछे कि फाइबर ऑप्टिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, तो हम कहेंगे फाइबर ऑप्टिक का प्रिंसिपल बेसिकली ये है कि लाइट इस तरह से फाइबर में से जाए कि लाइट जो है वो फाइबर के अंदर ही कन्फाइंड रहे और उसमें से बाहर ना निकले। और फिर ये कैसे किया जा सकता है? तो ये इन दो मेथड से किया जा सकता है, जिसमें से एक मेथड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाता है और जो दूसरा मेथड है वो हमारे पास कंटिन्यूअस रिफ्रैक्शन कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं अपनी लाइट को ऑप्टिकल फाइबर में एक जगह से दूसरी जगह भिजवाने के लिए। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं सबसे पहला हिस्सा अपने लेक्चर का, जो कि है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये क्या होती है स्टूडेंट्स?
इसको हम लोग सीखेंगे एक दो चीज़ों के बाद। हम लोगों ने स्टूडेंट्स सीखा था कि जो हमारी लाइट है जब ये ट्रैवल करती है एयर में या वैक्यूम में तो इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन ये एयर या वैक्यूम के अलावा अगर किसी और ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर चली जाती है तो इसकी स्पीड कम हो जाती है। तो स्पीड जो है वो बेसिकली डिपेंड करती है हमारे मीडियम के ऊपर, और किसी एक स्पेसिफिक मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कांस्टेंट रहती है, लेकिन अगर डिफरेंट मीडियम्स के साथ कंपैरिजन करें तो हर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट होती है, एयर और वैक्यूम में तकरीबन बराबर होती है। अब जो स्पीड ऑफ लाइट है वो बेसिकली किन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, तो स्पीड ऑफ लाइट किसी भी मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करती है। अब क्वेश्चन ये भी उठता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्टूडेंट्स किसी भी मटेरियल का ये होता है कि उसमें स्पीड ऑफ लाइट का कंपैरिजन किया जाता है वैक्यूम के साथ। तो स्टूडेंट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हमें पता होना चाहिए ताकि हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को समझ सकें। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो किसी भी मटेरियल का है स्टूडेंट्स ये किसके बराबर होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर या डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। और स्टूडेंट्स इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको स्मॉल n के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और ये इक्वल होता है c डिवाइडेड बाय v, ये इसके इक्वल होता है। तो स्टूडेंट्स इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से क्या ताल्लुक है ये हम लोगों ने यहाँ पे बेसिकली सीखना है किस तरह से। लेट्स सपोज स्टूडेंट हम लोग इमेजिन करते हैं कि हमारे पास एक ग्लास है, जैसे ये एक मैंने ग्लास की एक लॉन्ग जो थी रॉड ले ली। ये आप इमेजिन करें कि सॉलिड ग्लास है स्टूडेंट्स हमारे पास, और इस ग्लास को का ऊपर वाला हिस्सा जो है हमारे पास वहाँ पे एयर मौजूद है। तो स्टूडेंट्स ये अंदर ग्लास है और बाहर जो है हमारे पास एयर है। ये स्टूडेंट्स आप इमेजिन करें कि ये एक सॉलिड ग्लास है। अब इमेजिन करें कि इसमें एक सोर्स ऑफ लाइट मौजूद है। अब उस सोर्स ऑफ लाइट से अगर हम एक लाइट की रे लेते हैं और उस लाइट की रे को इस तरह से इस सरफेस के ऊपर फॉल कराते हैं। अब स्टूडेंट्स जो ग्लास है ये एक डेंसर मीडियम है और बाहर जो एयर है वो एक रेयर मीडियम है। अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर ये चीज़ सीखी थी कि जब लाइट एक डेंसर मीडियम से एक रेयर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल से थोड़ा सा अवे बेंड हो जाती है। क्या मतलब है इस बात का, लेट्स सपोज स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एक नॉर्मल लाइन जो है वो ड्रॉ करते हैं, जो मैं यहाँ पे इस तरह कर रहा हूँ। अब अगर हम इस लाइट के पाथ की बात करें तो लाइट जब ये बीम की शक्ल में सीधा यहाँ से इस जगह पहुँचेगी तो इसको बिल्कुल सीधा इस तरह आगे चले जाना चाहिए। लेकिन जो मैंने बताया अभी हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में सीखा था कि डेंसर से रेयर में जाते हुए ये अपने नॉर्मल से थोड़ा सा अवे बेंड हो जाती है, यानी ये जो सीधा पाथ है ये इस पे नहीं जाएगी बल्कि ये थोड़ा सा बेंड होके इस जगह पे चली जाएगी। ये जो एंगल यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें नज़र आ रहा है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है, और ये जो एंगल हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाता है। और स्टूडेंट्स ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये आपस में इक्वल नहीं होते। ये रिफ्रैक्शन है, ये रिफ्लेक्शन नहीं है। रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये बराबर होते थे। अब स्टूडेंट्स इमेजिन करें कि हमारी ये जो लाइट है, जो सोर्स है, हम इसकी डायरेक्शन को चेंज करते हैं और लाइट को हम लोग इस जगह पे यहाँ पे फॉल कराते हैं। अब स्टूडेंट्स अगर इस जगह पे देखें तो यहाँ पे भी हम लोग एक नॉर्मल जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं बिल्कुल इसी तरह से। अब स्टूडेंट्स अगर इस जगह पे हम लोग बात करें तो ये लाइट जो है ये नॉर्मल से अवे बेंड होनी चाहिए। अब ये जो लाइट है ये फर्दर बेंड हो जाएगी और वो इस तरफ चली जाएगी, अपने स्ट्रेट पाथ को फॉलो नहीं किया बल्कि वो नॉर्मल से अवे डायरेक्शन में बेंड हो गई। ये स्टूडेंट्स हर उस जगह पे होता है जिस जगह पे हमारा एक लाइट जो है वो एक डेंसर मीडियम से एक रेयर मीडियम में जा रही हो। अब स्टूडेंट्स अगर थोड़ा सा और हम इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते हैं,
लाइट यहाँ पे आके टकराती है और इस जगह पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो नॉर्मल है वो ये है। अब स्टूडेंट्स ये जो लाइट है ये बेंड होते हुए मज़ीद जब इससे नीचे आए तो लेट्स सपोज इमेजिन करें कि ये लाइट बेंड होते हुए सीधा आगे को चली जाए। अब स्टूडेंट्स ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस था और ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया जो कि यहाँ पे 90 डिग्रीज पे चला गया। तो स्टूडेंट्स इस जगह पे अगर हम लोग देखें तो लाइट जो थी जैसे जैसे हम उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जा रहे थे वैसे वैसे उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो था वो भी बढ़ता चला जा रहा था और एक टाइम ऐसा आया है जिस टाइम के ऊपर उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना बड़ा हो गया कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री का हो गया। स्टूडेंट्स इस एंगल को हम लोग क्रिटिकल एंगल का नाम देते थे। इसे हम लोग थीटा सी के साथ रिप्रेजेंट करते थे कि जब हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्रीज हो जाए तो उस वक्त जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल कहलाता है। अब स्टूडेंट्स इमेजिन करें कि अगर हम अपने एंगल को क्रिटिकल एंगल से भी थोड़ा सा ज़्यादा कर दें, यानी हम इसका पाथ जो है वो थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं। अब जब स्टूडेंट्स लाइट यहाँ पे आके टकराती है तो अब अगर हम लोग इसकी बात करें तो स्टूडेंट्स नॉर्मल से अवे जाना था उसने और नॉर्मल से अवे जाते जाते अब तो वो 90 डिग्रीज पे आ गई है, बिल्कुल पैरेलल आगे की तरफ चली गई है। तो स्टूडेंट्स जब यहाँ पे लाइट टकराएगी तो टकराने के बाद अब वो दूसरे मीडियम में नहीं जाएगी बल्कि पहले वाले मीडियम में ही वापस अंदर की तरफ आ जाएगी। यानी स्टूडेंट्स अगर हम लोग लाइट को एक सर्टन एंगल से ज़्यादा एंगल पे रिफ्रैक्ट करवाने की कोशिश करें तो फिर लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट नहीं करती बल्कि रिफ्लेक्ट होके वापस अंदर आ जाती है। इसे स्टूडेंट्स हम लोग नाम देते थे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है कि इफ़ अ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ सरफेस that is the boundary between two different mediums on an angle that is greater than critical angle, then it will not refract, ये रिफ्रैक्ट नहीं करेगी बट इट विल रिफ्लेक्ट बैक इनटू द डेंसर मीडियम। ये जो हमारे पास है फिनोमिना, हम इस फिनोमिना को नाम देते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। यानी स्टूडेंट्स हमें पता चल गया कि अगर एक ख़ास एंगल के ऊपर हम लोग लाइट को फॉल कराते हैं तो फिर लाइट जो है वो दूसरे मीडियम में नहीं जा रही बल्कि पहले वाले मीडियम में वापस अंदर की तरफ आती जा रही है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एक और चीज़ भी ऐड करेंगे जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस के अंदर सीखा था कि हमारे पास स्नेल्स लॉ होता है। स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या था स्टूडेंट्स? स्नेल्स लॉ जो था हमारे पास वो हमें रिलेशन बताता था एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस के दरमियान। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स ये जो हम लोगों ने एग्जांपल ली थी इसमें सबसे पहले केस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट केस में लेट्स सपोज स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो एंगल इस जगह पे बन रहा था, इस एंगल को स्टूडेंट्स मैं नाम दे देता हूँ थीटा 1 का, और ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है इसे हम लोग नाम दे देते हैं थीटा 2 का। और ये जो ग्लास है इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग कह देते हैं ये n1 है, और जो एयर है बाहर इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग नाम दे देते हैं n2 का। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता था कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसका साइन लें और उसे इस n1 के साथ मल्टीप्लाई करें, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन लें और उसे n2 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो इन दोनों का जो आंसर है वो सेम आता है। यानी अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ n1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू n2 साइन थीटा 2। ये स्टूडेंट्स हमारे पास रिलेशन बनता है। अब इस रिलेशन को यूज़ करते हुए हम लोग क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। वो क्रिटिकल एंगल किस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है स्टूडेंट्स ज़रा देखिएगा। हम इस स्पेसिफिक केस को देखते हैं जिसमें हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसे हमने थीटा 1 का नाम दिया हुआ है। स्टूडेंट्स ज़रा देखिएगा, क्या हमारा थीटा 1 इस वक्त ऐसे है कि हमने उसे थीटा सी का नाम दे दिया? हमने कहा कि इस वक्त
जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्रीज हो जाए तो उस वक्त जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उसे हम लोग थीटा सी का नाम देते हैं। तो थीटा 1 इस केस में थीटा सी के बराबर हो गया। और सिमिलरली जो थीटा 2 है हमारे पास स्टूडेंट्स, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है और इस केस में जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्रीज है। तो थीटा 2 की जगह पे हम लोग लिख देते हैं 90 डिग्रीज। अब स्टूडेंट्स अगर ये वैल्यूज़ ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर हम लोग सब्स्टिट्यूट करें तो स्टूडेंट्स देखिएगा क्या बनेगा, हमारे पास आएगा n1 साइन थीटा सी इज इक्वल टू n2 और साइन थीटा 2 की जगह स्टूडेंट्स हम लोग लिखेंगे 90 डिग्रीज। और हम लोग जानते हैं कि साइन 91 होता है, तो हमारे पास आ गया n1 साइन थीटा सी इज इक्वल टू n2 और साइन 90 जो है वो हमारे पास 1 के इक्वल है। और फिर स्टूडेंट्स अगर यहाँ से हम लोग साइन थीटा सी की बात करें तो स्टूडेंट्स वो किसके बराबर आ जाएगा, वो इक्वल आ जाएगा n2 डिवाइडेड बाय n1। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यू बन जाएगी। अब स्टूडेंट्स अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हो n2 और n1 का, जो n2 है हमारे पास वो है हमारे पास एयर, जो n1 है हमारे पास यहाँ पे वो हमें पता चल रहा है कि वो ग्लास है। अब स्टूडेंट्स जो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या होना चाहिए, हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो C/V है, तो हमें पता है कि एयर के केस में जो V है वो भी C के बराबर होता है, तो C/C ये तो तकरीबन 1 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास n2 की वैल्यू 1 है, लेकिन जो ग्लास के केस में n1 की वैल्यू है वो आपको याद रखनी है, जो कि 1.5 के बराबर होती है। तो फिर स्टूडेंट्स अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो साइन थीटा सी ये स्टूडेंट्स हमारे पास बराबर आ जाता है 1.0 डिवाइडेड बाय 1.5। और फिर स्टूडेंट्स अगर यहाँ से हम लोग इस वैल्यू को फाइंड आउट करें तो थीटा सी हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय 1.5। और फिर स्टूडेंट्स जब हम इसे कैलकुलेटर के साथ सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू आती है वो आती है 41.8 डिग्रीज। ये स्टूडेंट्स हमारे पास साइन थीटा सी की वैल्यू है जो कि 41.8 डिग्रीज के बराबर है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास ग्लास मौजूद हो और उस ग्लास में हम लाइट 41.8 डिग्रीज के एंगल पे उसके अंदर थ्रो करें तो फिर वो जो लाइट है वो रिफ्रैक्ट नहीं होगी बल्कि वो रिफ्लेक्ट होके वापस उसके अंदर ही रह जाएगी। तो स्टूडेंट्स यही प्रिंसिपल है हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर का, कि एक ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जो हम रेज ऑफ लाइट हैं उसको एक ऐसे एंगल के ऊपर एंटर करते हैं कि वो जो लाइट हैं वो रिफ्रैक्ट ना हो बल्कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के साथ उसके अंदर मूव करे। हमारी बुक की फिगर है स्टूडेंट्स, अगर उस फिगर को देखें तो उसमें एक ऑप्टिकल फाइबर दिखाया गया है, ग्लास का पाइप दिखाया गया, एक रिजिड ग्लास का पाइप दिखाया गया। तो स्टूडेंट्स अगर एक ग्लास का रिजिड पाइप लें बिल्कुल इस तरह का जैसे मैंने ऊपर आपके सामने बना के दिखाया था, ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक रिजिड ग्लास का पाइप है। अब इसके अंदर स्टूडेंट्स हम डिफरेंट रेज ऑफ लाइट एंटर करते हैं और वो डिफरेंट एंगल्स के ऊपर हम एंटर करते हैं। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स अगर मैंने इसके अंदर एक लाइट एंटर की और वो लाइट मैंने कुछ इस तरह से एंटर की कि जब वो इसके अंदर गई तो जो नॉर्मल था ये उस नॉर्मल के साथ लेट्स सपोज 30 डिग्री का एंगल बना रही थी। अब स्टूडेंट्स ये ग्लास है और बाहर एयर है, तो जब ये 30 डिग्री का एंगल बनाएगी तो ये तो क्रिटिकल एंगल से छोटा है, तो इसका मतलब है ये जो लाइट है ये रिफ्रैक्ट होके बाहर चली जाएगी। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम लोग लाइट को इसके अंदर एंटर करते हैं लेकिन अब जो हम लोग एंगल बनाते हैं यहाँ पे वो एंगल जो है लेट्स सपोज हम 41 डिग्रीज बना देते हैं, ये जो एंगल है ये 40 बल्कि 42 डिग्रीज कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स 42 डिग्रीज जो है ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, तो इसका मतलब है अब लाइट जो है वो जब इसके अंदर एंटर हुई है तो ये रिफ्लेक्ट होके आगे जाएगी और जब यहाँ पे पहुँचेगी तो यहाँ पे भी तो वही एंगल बन रहा होगा, तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इधर जाएगी और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आगे चली जाएगी और इस तरह ये चलती चली जाएगी। और इसी तरह स्टूडेंट्स अगर एक और रे आप ले लें और उसे 60 के एंगल पे लेट्स सपोज भेज दें
तो वो भी स्टूडेंट्स क्या करेगी, इस तरह से रिफ्लेक्ट होके आगे 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 चलती जाएगी। और अगर आप एक पैरेलल रे ले लें, क्योंकि ये रिजिड पाइप हम लोगों ने लिया जिसमें बेंड नहीं होना, तो अगर बिल्कुल पैरेलल टू एक्सिस भी एक रे ऑफ लाइट लेंगे तो ये बिल्कुल सीधी ट्रैवल करते करते आगे की तरफ चली जाएगी। सिर्फ वो लाइट जो है वो आगे नहीं जा पाएगी जिस लाइट ने जो एंगल बनाया होगा यहाँ पे, वो एंगल क्रिटिकल एंगल से कम होगा। जहाँ भी एंगल आपका क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगा तो लाइट जो है वो उसके अंदर ही कन्फाइंड रहेगी और ऑप्टिकल फाइबर में से बाहर नहीं निकलेगी और हमारे डाटा को आगे लेके जा सकती है। तो स्टूडेंट्स ये रिजिड पाइप की एक एग्जांपल है हमारे पास। अगर आपके पास वो जो पाइप है वो रिजिड ना हो बल्कि वो फ्लेक्सिबल हो, वो मूवेबल हो, आप उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो, आप उसे बेंड कर सकते हो, तो फिर जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो उसी तरह से अप्लाई होंगे जैसे जनरली अप्लाई होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये फिगर्स जो हैं हमारी बुक के ऊपर बनी हुई हैं, आप उन फिगर्स को देख सकते हैं कि किस तरह से एक ऑप्टिकल फाइबर अगर बेंड भी हुआ हो, हमारी फिगर में दिखाया गया, तो किस तरह से उसमें जब लाइट क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पे भिजवाई जाती है तो उसके अंदर ही कन्फाइन रहती है और वो ट्रैवल करते करते आगे की तरफ चली जाती है। अब स्टूडेंट्स ये तो था हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से हम लाइट को आगे भेजते हैं। और हमारे पास जो ऑप्टिकल फाइबर्स मौजूद हैं उनकी मेजॉरिटी ऐसे ऑप्टिकल फाइबर्स की है जिसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से ही हम अपने डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे होते हैं। लेकिन अब जो मॉडर्न ऑप्टिकल फाइबर्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स, उन ऑप्टिकल फाइबर्स में कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन जो है ये जगह लेती जा रही है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। उसकी वजह क्या है वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अभी देखते हैं कि कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन किस तरह से हमारी लाइट को ट्रांसफ़र करती है एक जगह से दूसरी जगह, जैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ने किया था। कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन। अभी कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन क्या है? बेसिकली प्रिंसिपल वही है कि हमने लाइट को अपने ऑप्टिकल फाइबर में से बाहर नहीं जाने देना बल्कि उसके अंदर ही कन्फाइन करके रखना है। तो स्टूडेंट्स इसको समझने के लिए हमारी बुक में एक फ़िगर भी दी गई है, लेकिन उस फिगर को हम लोग ज़रा यहाँ पे एलैबोरेट करके देखते हैं। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स हमारे पास एक ग्लास का बना हुआ ये एक पाइप है जो मैं आपके सामने बना रहा हूँ। अब स्टूडेंट्स ये बेसिक एक पाइप है जो सॉलिड पाइप बना हुआ है ग्लास का। अब स्टूडेंट्स इसी तरह से अगर इस ग्लास के पाइप के ऊपर हम लोग कोटिंग कर दें एक और ग्लास की, लेकिन जो अब कोटिंग हम लोग करेंगे उस ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की निस्बत थोड़ा सा कम होगा। तो वो कोटिंग स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से होगी कि लेट्स सपोज इसी के ऊपर साइडों पे हर जगह पे एक और ग्लास मौजूद है। ये स्टूडेंट्स ये उसका अपर पार्ट, यानी ये एक सॉलिड सिलेंडर की शक्ल में होगा और हम उसको अगर 2 डायमेंशन में देखें तो हमें ऐसे नज़र आएगा। इसके ऊपर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एक और ग्लास की कोटिंग कर देते हैं, यानी हमारे पास आप इसको इस तरह से इमेजिन करें कि सेंटर में एक ग्लास का पाइप है और उसके ऊपर एक और पाइप, उसके ऊपर एक और पाइप, और इस तरह से स्टूडेंट्स हम कंटिन्यूअसली एक पाइप जो है वो बनाई जाते हैं जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लोग इंक्रीज़ करते जाते हैं। अब स्टूडेंट्स अगर इसमें देखें तो सबसे अंदर वाला जो पाइप हमें नज़र आ रहा है, लेट्स सपोज स्टूडेंट्स इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है, इसका N3 है और इसका N4 है। और स्टूडेंट जो सेंटर वाला मटेरियल है वो सबसे ज़्यादा डेंसर मटेरियल है। ये डेंस है, ये इसकी डेंसिटी कम है, इसकी डेंसिटी कम है। जैसे जैसे हम बाहर की तरफ चलते जाते हैं वैसे वैसे हमारा जो मीडियम है वो रेयर होता जाता है। अब रेयर मीडियम होने का क्या मतलब है कि हमारी जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो हमने पढ़ा था कि अगर वो डेंसर से रेयर में जाएगी तो उसने अपने नॉर्मल से अवे मूव कर जाना है। अब इस केस में भी ऐसे ही होगा। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे एक लाइट को इसके अंदर एंटर करवाते हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा कि लाइट जब इधर से इस जगह पे पहुँचेगी तो ये नॉर्मल से थोड़ा सा अवे बेंड हो जाएगी, और फिर जब ये यहाँ से, ये स्टूडेंट्स देखिए नॉर्मल है,
इसी तरह ये नॉर्मल है। जब ये यहाँ से पहुँचेगी तो ये स्टूडेंट्स थोड़ा सा और बेंड हो जाएगी, और जब ये यहाँ पे पहुँचेगी स्टूडेंट्स तो ये और बेंड हो जाएगी, और अल्टीमेटली क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका एंगल इतना ज़्यादा हो जाएगा कि ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा, और जब बड़ा हो गया तो फिर स्टूडेंट्स ये बेंड नहीं होगी बल्कि ये वापस अंदर की तरफ आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता हमने लाइट का जो पाथ था उसे बेंड कराना शुरू कर दिया। अब स्टूडेंट्स जब ये वापस आएगी तो ऊपर जो हमारे पास मीडियम है वो डेंसर है, और जो नीचे वाला ऊपर है रेयर और नीचे वाला मीडियम डेंसर है। तो नॉर्मल से की डायरेक्शन में इसने बेंड होना है, तो जब नॉर्मल की डायरेक्शन में बेंड होगी तो फिर अल्टीमेटली वो नॉर्मल की तरफ आना शुरू हो जाएगी, यानी जो हमारी लाइट है वो ऑप्टिकल फाइबर में कुछ इस तरह से मूव करते हुए नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगी, और फिर जब वो नीचे वाले पार्ट में आएगी तो फिर वो स्टूडेंट्स इस तरह से मूव करते हुए, और ऐसे हमारी लाइट जो है वो ऑप्टिकल फाइबर से बाहर नहीं निकलेगी बल्कि उसके अंदर ही प्रोपोगेट करते करते आगे की तरफ चलती जाएगी। स्टूडेंट्स दो तरह के हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर्स हैं। अगर हम फिगर को देखें तो हमारी फिगर में दो तरह के दिखाए हुए हैं। अगर उनके क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करें तो एक आपको ऐसा नज़र आ रहा है जिसका सॉलिड इंटरनल पार्ट जो है वो ब्लू है। अब उस ब्लू का मतलब ये है कि इसका ये मटेरियल ज़्यादा डेंसर है, और उसके बाहर आपको एक लाइट ब्लू पार्ट नज़र आ रहा है, ये एक रेयर मीडियम है जैसे हमने यहाँ पे देखा था। तो स्टूडेंट्स जो सेंटर वाला है वो कोर कहलाता है, और जो बाहर वाला है वो रेयर जो है वो क्लैडिंग कहलाता है। तो कोर जो है वो ज़्यादा डेंसर है और जो क्लैडिंग है वो रिलेटिवली कम डेंसर है, और फिर जब लाइट इसमें एंटर होती है तो फिर वो कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन से ही मूव करते करते आगे की तरफ चलती चली जाती है। और फिर नीचे देखें, इसी तरह की फिगर एक और दिखाई गई जिसमें जो डार्क ब्लू कलर है वो आहिस्ता आहिस्ता लाइट होता जा रहा है। इसका मतलब है डेंसिटी सेंटर में सबसे ज़्यादा है, और जैसे जैसे बाहर निकल रहे हैं वैसे वैसे डेंसिटी जो है वो कम होती जा रही है। तो स्टूडेंट्स वो इसकी एक एग्जाम्पल है। तो ये जो दो टाइप्स हैं, एक को हम लोग स्टेप इंडेक्स का नाम देते हैं और एक को हम ग्रेडेड इंडेक्स का नाम देते हैं। जिसमें कोर और क्लैडिंग के दरमियान एक वाज़ेह डिफरेंस नज़र आ रहा है वो स्टेप है, और जिसमें डिफरेंस नहीं नज़र आ रहा वो हमारे पास ग्रेडेड है। इनको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन में बेसिकली ये वाला मेथड हमारे पास यूज़ होता है। कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन अलग से होती है, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली जब लाइट ने वापस अंदर आना है तो वहाँ पे भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही हो रही होती है। तो फिर स्टूडेंट्स देयर आर टू बेसिक मेथड्स और टू बेसिक प्रिंसिपल्स टू कन्फाइन द लाइट विद इन द फाइबर। तो ये डिपेंड करेगा फाइबर किस तरह का है, एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और दूसरी कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन। और फिगर्स हमारे पास दोनों बुक में मौजूद हैं, जब क्वेश्चन आएगा तो आपने ये वाली फिगर साथ में ड्रॉ ज़रूर करनी है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरह से लाइट जब ऑप्टिकल फाइबर्स में ट्रैवल करती है तो या तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी या कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन होगी, या इन दोनों के कम्बिनेशन से लाइट जो है वो ट्रैवल करती है और हमारे डाटा को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।